हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से वर्णमाला हिंदी में हम लोग चल रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल आफत मचा रखी है, सर हिंदी की वीडियो कब आएगी कब आएगी। लो आ गई है, और हो सकता है कंटिन्यू ना आए, एक दिन छोड़ के एक दिन आ जाए, तो आप बिल्कुल घबराओ मत। सब कुछ टाइम से कंप्लीट होगा। बहुत ज़्यादा टाइम हिंदी को कराने में हमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट्स की भी चिंता करो हिंदी के साथ, क्योंकि हिंदी तो सबसे आसान है और सबसे ज्यादा नंबर इसमें लेके आओगे आप बगैर पढ़े भी, ठीक है। मेरे साथ पढ़ते रहिएगा, आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है। साथ में बता रहा हूं कि वर्णमाला पार्ट 2 को खत्म करने के बाद मैं एक टेस्ट दूंगा आपको टेलीग्राम पर 50 क्वेश्चंस का। और वो टेस्ट क्या होगा कि 50 के 50 क्वेश्चन, जो हमारी बुक है हिंदी की अभी पब्लिश नहीं हुई है, काम चल रहा है अभी तो उस पर, ठीक है, टाइम लगेगा अभी थोड़ा। तो उसी बुक के वो 50 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे हुए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस हैं। टॉप 50 निकाले हैं वर्णमाला के, ठीक है। तो चलिए पार्ट 2 में हम लोग देखें। वर्णमाला हमने समझा था वर्णों की माला होती है, वर्ण के और भी नाम है, ध्वनि बोले, अक्षर बोले, ठीक है। तो अब हम ध्वनि का अगर लिखित रूप देखें तो वही वर्ण होता है, वही अक्षर होता है। वर्ण की एक और परिभाषा भी है फेमस, जो हमने कल नहीं बताई थी, यानी पिछली वीडियो में, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप एक ही बात कहेंगे, वर्ण होती है, ठीक है। वर्ण, ध्वनि या अक्षर, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूं दोस्तों। वर्ण मैंने फिर आपको बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं। टोटल वर्णों को 3 प्रकार में बांटा गया है। टोटल वर्ण कितने, अगर मैं बोलूं हिंदी में तो 52, 52, किसी किसी किताब में 55 भी लिखा हुआ है, और भी 2-3 वर्ड और मिला दिए। ये जो बाहर से आए यानी आगत को भी मिला दिया, और ये ज़ और फे जिनमें नुक्ता लगता है उन सबको मिला दिया जाए, तो फिर ये टोटल 55 वर्ण हो जाते हैं हिंदी में, ठीक है, उनको मिला के। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आए कि कितने वर्ण हैं हिंदी में टोटल, तो आप 52 ही उत्तर लगाएंगे अपना। चलिए तो दोस्तों, स्वर हमने कल पढ़ लिया था बहुत अच्छे से कि स्वर कौन से होते हैं। ये होते हैं, और एक पार्ट होता है व्यंजन का, और एक पार्ट होता है अयोगवाह का। और अयोगवाह में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, ये और अंग बोलते हैं इसको, और ये है। इसको अनुस्वार नाम दिया गया है और इसका विसर्ग नाम दिया गया है। तो ये क्या है दोनों? अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? वर्ण का एक हिस्सा है। जैसे वर्ण में स्वर आते हैं 11, 2 अयोग, ये 2 चीजें आती हैं अयोगवाह में, और व्यंजन में आते हैं बाकी सब कुछ बचा कुचा। तो दोस्तों अयोगवाह आपसे पूछा जाए तो कितने होते हैं, आप 2 ही बोलेंगे। और आपसे पूछा जाए कि अनुस्वार का निशान क्या होता है, तो अनुस्वार का इसको आप बिंदी जो लगाते हैं ना, सिंपल, मान लो किसी के ऊपर भी बिंदी लगा रहे हैं, मान लो मंजिल लिखना है, तो मैं तो आएगा नीचे, उसके ऊपर अंक की बिंदी जो आएगी, वो जो अंक की बिंदी है वही ये होता है, अनुस्वार बोलते हैं उसको, ठीक है। चांद बिंदी अलग चीज है, अंक की बिंदी को हम अनुस्वार या ये वाला बोलते हैं। अयोगवाह उसी चीज को बोला गया है। और आगे बोलूं इसका साइन क्या होता है, इसका निशान, तो इसका तो विसर्ग ही होता है। तो जहां भी संस्कृत में आप अक्सर देखते होंगे विसर्ग जहां भी लगता है, तो वहां ये हिंदी में भी लग जाता है। आपको हिंदी में कहाँ लगता है, तो मैं बोलूं दुख आपने कभी लिखा देखा हो, तो दुख ऐसे हिंदी में भी आप देखते होंगे लिखा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से, तो प्रातः काल भी हम लोग देखते हैं, तो प्रातः काल हिंदी में भी अगर लिखना है तो हम वहां विसर्ग का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो अयोगवाह आपको पता चल गई, स्वर पता लग गई, तो वर्ण के 2 पार्ट पता लग गए। और तीसरा पार्ट होता है व्यंजन, जिसको आज हम अच्छे से रीड करने वाले हैं। सब कुछ बताऊंगा, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, सघोष, अघोष, जो भी कुछ है, टोटल एक एक चीज को क्लियर करेंगे। जैसे हमने स्वरों में कुछ नहीं छोड़ा, ऐसे हम व्यंजन में भी कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों आगे बात करता हूं, और मान लीजिए एक आध चीज मुझसे हो सकता है स्किप हो भी जाए, वैसे तो होगी नहीं, तो वो क्वेश्चंस के माध्यम से कवर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों वो 50 के 50 क्वेश्चन आपको दूंगा कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा उनको, ठीक है। बोर्ड पे
बेकार में एक तीसरी वीडियो बन जाएगी, जबकि क्वेश्चन सारे आप ऐसे लगाओगे अगर आपने दोनों वीडियो देख ली है कंप्लीट। तो पहली वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल टेलीग्राम चैनल सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम डाउनलोड करके रोजगार विद अंकित, वहां पर आपको बस ज्वाइन करना है, जैसे ग्रुप ज्वाइन करते हैं हम व्हाट्सएप वाला, ऐसे ही उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। जो भी अब तक का माल उस पर पड़ा हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा, और जो आगे पड़ेगा वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आगे बात करता हूं व्यंजन की। तो दोस्तों व्यंजन देखिए लिखना सिखाऊंगा पहले आपको, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तो आप समझोगे बहुत अच्छे से नहीं, समझ भी जाओगे तो भूल जाओगे। तो मैं आपको इसलिए तरीके से कराऊंगा काम को। और तरीका क्या है, तो दोस्तों इन व्यंजनों को अक्सर हम भूल जाते हैं लिखना दिखना कैसे भी। तो देखते हैं कि ये अगर हमें याद रखना है इनको, तो हम एक ही चीज याद रखें, कचट तप। कचट तप अगर आपने याद रख लिया तो ये 25 के 25 आप बहुत आराम से लिख सकते हो। कचट तप, कचट के चेटे तप, इनका जो पहला वर्ण है। अब कचट तप ये के वर्ग है, तो हर वर्ग में 5-5 अक्षर हैं। तो के वर्ग में जैसे कचट, तो आपने पहले के बोला, तो के में के ख ग घ और क्या अंगा, ये रहा, ठीक है। तो इसको अंगा बोलते हैं। हम तो जब छोटे थे तो अणे खाली सिखाया मास्टर ने, एक ये भी अणे खाली, ये भी अणे खाली और ये भी अणे खाली, पता नहीं कौन कौन से खाली हैं। चलो कोई बात नहीं, अब इसको अंगा पढ़ेंगे, इसको ईया पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अणा, ठीक है। चलिए वैसे तो इनका यूज कहीं आपको मुश्किल से ही मिलता है। तो के वर्ग में का खा गा, इसको ढंग से याद कर लीजिए। च वर्ग में तो च छ तो एकदम याद आ जाता है आपको, जो क ख च छ, च छ एक सी जाति के से, देखो च छ जे झ, एक से बोल रहे हैं ना, च छ जे झ, का खा गा घा, तो इस तरीके से ये बोले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये अगर मैं बोलूं तो ये स्वर प्लस व्यंजन होते हैं, आपको पता ही है। अगर इसको मैं हलंत लगा के, आपको बहुत सारी किताबों में हलंत लग के मिलेगा, इसका मतलब है इसमें अब स्वर नहीं है, बात वही है, ठीक है। अगर हम इसको पूरा लिखते हैं तो इस वर्ण का आपको मतलब ये पता होगा कि कै ऐसे और ऐसे, इसका मतलब ये है अगर आप क्या लिखते हो पूरा तो, और इसका मतलब ये तो अपने आप में है ही वर्ण, व्यंजन है, फिर ये प्योर। चलो तो का खा गा घा लगाओ ये हलंत या मत लगाओ। च वर्ग च छ, इनको रट लीजिए। टे वर्ग टे ठे डेड है, बिल्कुल एक जैसे बोलेंगे आप देखोगे तो। ते वर्ग में ते थे धे धे न, और पे वर्ग में पा फा बा भा और न, इनको आप रट लेंगे तो ये अपने आप याद होंगे। तो एक तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि व्यंजनों को कितनी पंक्तियों में लिखा जा सकता है, सारे व्यंजनों को। तो आप देखेंगे 5, 6, 7, 8, अगर संयुक्त व्यंजनों को भी मिला दिया जाए, संयुक्त को हटा के ये 7 पंक्तियों में आते हैं, ठीक है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए आपसे बोल दिया। तो दोस्तों इन पे फिर मैंने नंबर डाल दिया, क्योंकि 5 है, 5 लाइन है, तो 5 1 2 3 4 5 डाल दिया। तो दोस्तों मैं अभी इनको व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर बताऊंगा कि किस तरीके से आप बांट सकते हो। ये जो 25 के 25 हैं, इनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन या वर्ग व्यंजन। अब ये वर्ग व्यंजन क्या, स्पर्श तो अभी समझा रहा हूं। वर्ग इसलिए इनको बोला जाता है क्योंकि ये सब वर्गों में बटे हुए हैं, 5 वर्गों में बटे हुए हैं, क्योंकि टोटल 25 अक्षर हैं। तो वर्ग व्यंजन इसलिए बोलते हैं, और साथ में इनको स्पर्श व्यंजन इसलिए बोला जाता है कि जब भी इन वर्णों को हम लोग बोलते हैं तो बोलते किससे हैं हम कभी भी, तो हम अपनी जीभ से बोलते हैं। कोई ज्यादा बोलेगा तो बोलते हैं ना बहुत जीभ चल रही है तेरी, तो वही बात है। तो मतलब जीभ से ही बोला जाता है। तो जब जीभ की बात होगी तो जीभ स्पर्श नाम आया है, इसका मतलब इनको बोलते हुए हमारी जो जीभ है वो मुंह के किसी ना किसी हिस्से को स्पर्श करती है, ठीक है। किसी ना किसी हिस्से को स्पर्श करती है। वो हो सकता है होठों को स्पर्श करे, वो हो सकता है तालू को स्पर्श करे, वो हो सकता है मूर्धा को स्पर्श करे, वो अलग अलग जगह स्पर्श करती है। तो इसलिए इन सबको स्पर्शी व्यंजन बोला गया है। कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, होगा भी क्यों, अब हम खड़े हैं आपके साथ। तो दोस्तों पंचमाक्षर, ये जो 5वां वर्ण है ना, 5वीं जो पूरी लाइन है, इसको हम पंचमाक्षर या नासिक्य बोलते हैं। नासिक्य, अनुनासिक वर्ण या नासिक्य वर्ण, तो ये सब नासिक्य वर्ण हैं,
नासिक के व्यंजन हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है पंचमा अक्षर इसलिए क्योंकि ये पांचवा है, और नासिक के इसलिए क्योंकि ये सब नाक में बोले जाते हैं। बोल के देखो, अंगा इया नाक में करी जा रही है, नाक बंद करके बोल के देखो जरा, इसको पता लग जाएगी आपको नाक का कितना यूज है इनमें। अंगा कह के देखो नाक बंद करके, ठीक है। ने मैं, इनको नाक बंद करके बोलना मुश्किल है, या बोल भी दिया तुम्हें समझ में आ रहा, अगले नहीं समझ में आया क्या बोल दिया इसने, ठीक है। चलिए, और अगर आप नाक भींच के ट्राई कर रहे हैं और फिर अगला फिर भी समझ गया, तो फिर ये या तो अगला कलाकार है या आप कलाकार हो। चलो आगे बोलता हूं कि भाई ये दो वर्ण जो हमें हिंदी माता ने दिए, हिंदी भाषा ने दिए, ईड़ है और है, इनमें जो है एक बिंदी लगी हुई होती है नीचे, देखिए बिंदी दिख रही है आपको, बिल्कुल दिख रही है। डे और ढे यहां भी है, इनमें फर्क क्या होता है? वही फर्क बता रहा हूं कि ये हमें प्योर हिंदी के वर्ण मिलते हैं, प्योर। ये ना संस्कृत में आपको मिलेंगे ना कहीं से आगत हैं, कुछ नहीं है, प्योर हिंदी की देन है ये दोनों वर्ण। कोई पूछे आपसे प्योर हिंदी की देन क्या है, तो ढ और ढ बोल दीजिएगा, ठीक है। तो इनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त भी आप बोल दीजिएगा। पूर्णतः हिंदी में विकसित वर्ण है ये, ठीक है, पूर्णतः हिंदी है। चलो अब दोस्तों इनकी खास बात हम जान लेते हैं कि इनसे कोई भी वर्ण शुरू नहीं हो सकता। ये कभी भी किसी भी वर्ण के या तो बीच में आएंगे या बाद में आएंगे, लेकिन ये कभी शुरू में नहीं आएंगे, ये खास बात है। जैसे आपने कभी ढोलक सुना हो, तो ढोलक में ये वाला ढ कभी मत बना देना, क्योंकि इनसे तो वर्ण शुरू ही नहीं हो सकता, तो ढोलक में बगैर बिंदी वाला बनेगा। ड डलिया आपने सुना होगा, डलिया ड से शुरू कर दी, तो डलिया में ये वाला ड नहीं बनेगा, ये वाला ड बनेगा। तो समझ में आ गई, इनसे कभी भी कोई वर्ण शुरू मत, कोई भी शब्द शुरू मत कर दीजिएगा भूल कर भी, ठीक है। ये पूछा जाता है कि कौन से हिंदी में ऐसे व्यंजन हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, जो किसी भी शब्द के, जिनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं की जा सकती। तो सिर्फ दो ही हैं, ड और ढ, जिनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो दोस्तों अब आपसे कोई पूछेगा मेंढक, तो मेंढक में कौन सा आएगा? तो आपको पता है बीच में आ रहा है, तो बीच में फिर मेंढक में यही बनेगा, ठीक है। तो जहां भी बीच में बनेंगे तो ये बनते हैं, और जहां भी शुरुआत होगी तो ये बनते हैं दोनों। क्लियर? लास्ट में भी आपका ये लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ जगह अपवाद है, जैसे आपसे बोला जाए पंडित, बीच में भी आ रहा है लेकिन बन कौन सा रहा है? ये वाला। इसमें यहाँ पंडित में कभी भी ये बिंदी नहीं होगी। अगर आपको वर्तनी में आने लगे, एक में बिंदी लगा के दे दे और एक में ये लगा के दे दे, तो दोस्तों ये वाला पंडित आने लगे तो आप कौन सा सही करेंगे? आप हमेशा ये सही करेंगे, ये वाला सही आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उसका रीजन बता रहा हूं कि ये आपको सही क्यों नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों ये आया है संस्कृत से वर्ण, और हम कह रहे हैं प्योर हिंदी के। दोस्तों ये वाले वर्ण संस्कृत में है ही नहीं, ठीक है। और पंडित वर्ण किसका है? संस्कृत का। तो संस्कृत में अब ये वर्ण ही नहीं है तो ये लगाएंगे ही क्यों, ठीक है। तो पंडित संस्कृत का वर्ण है। और अगर आप एक और बात कर दूं, रोड, आपसे कोई पूछे रोड ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है, तो आप कौन सा सही करेंगे? ये वाला गलत है, ठीक है। तो रोड, एक होता है ना रोड दूंगा तुझे पकड़ के, वो वाला रोड तो ठीक है, लेकिन वो कोई शब्द नहीं है। रोड ना पकड़ के पीटने कह दे, हमारे यहाँ देसी में रोड दूंगा, ठीक है। तो वो वाला रोड जो है, तो ये वो शब्द ही गलत है हमारा, तो हम तो देसी में ही तो बोलते हैं उसको। अब ये जो रोड है, ये सड़क वाले रोड के लिए लगा हुआ है, तो ये वाला रोड कहाँ से आया है? अंग्रेजी भाषा से। अब अंग्रेजी को लिखने में कहीं आगत तो ये है ही नहीं, इसीलिए इसको लगाएंगे क्यों, ठीक है। ये तो प्योर हिंदी के जो शब्द हैं उनमें ही लगता है। क्लियर हो गई बात? अब आप याद रखेंगे, इतनी सारी बात एग्जाम्पल से मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, और आप भी अब समझने की कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, तो बड़े प्यार से मिटाना पड़ रहा है। चलो ठीक है, आगे आते हैं भाई। बहुत कुछ लेक्चर हो गया, बहुत कुछ समझ में भी आ रहा होगा। अब तक समझता हूं कि सब कुछ क्लियर भी हो रहा होगा। अब मैं देखिए तीर लगाए उल्टे सीधे,
तो पहले तो आपको ये बता दूं कि स्पर्श व्यंजन अगर आपसे पूछे कितने हैं तो आप बोलेंगे 25। 25 में ये 5 वर्ग में बांट दिए और इनको लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। कर लोगे तो बहुत अच्छा फायदा होने वाला है आगे हिंदी में, क्योंकि ये बेस चैप्टर है और इस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। ये भी एक खास बात है इस चैप्टर की। ठीक है, चलिए और आगे बात करूं अंतस्थ व्यंजन। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4। अब ये अंतस्थ क्यों है? क्योंकि ये अंदर से निकलते हैं। अंदर मतलब अंतस्थ मतलब संस्कृत में देखेंगे तो अंदर, तो अंदर से निकलता है। जैसे आप बोलो ये रे, तो ये ऐसा जैसे हम उल्टी करते हैं ये, वही वाला ये इस तरीके से आ रहा है ना, अंदर से निकल के रे, बिल्कुल ऐसे। ले एकदम पेट पे जोर पड़ा, ले ऐसे बोलते हैं ना, वे। तो वो जो ये है ये सब अंतस्थ व्यंजन है, क्योंकि अंदर से निकल रहे हैं। बोलकर भी हम चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ये रे ले वे, ये तो आपको क्रम भी याद होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों इनमें कुछ खास बात और है कि ये और वे जो हैं इनको हम अर्ध स्वर बोलते हैं। अर्ध स्वर कह दो या अर्ध व्यंजन कह दो, बात एक ही है, पर कहते अर्ध स्वर ही है। अर्ध स्वर इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये या इनकी जगह स्वरों को भी यूज कर दिया जाता है, या ये स्वरों की जगह भी यूज हो जाते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। हर जगह नहीं होंगे पर कुछ जगह हो जाते हैं, इसलिए अर्ध स्वर है, नहीं तो पूरे ही स्वर नहीं होते अगर हर जगह ही हो जाते तो जैसे देखिए कि जैसे कौवा हम लिखते हैं कौवा, तो कौवा इसको वे यूज कर सकते हो इसकी जगह कौवा, तो स्वर की जगह वे लग जाता है। ठीक है, अब देखिए महिलाएं, अगर मैं बोलूं महिलाएं, महिलाएं लिखिए जरा, महिलाएं, तो आप कहेंगे महिलाएं ऐसे लिखा जाता है और महिलाएं ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों ही सही हैं। तो ये एक ही जगह ये लग गया, ये एक ही जगह ये लग गया, तो आप समझ जाइएगा कि भाई स्वरों की जगह ये यूज किया जा सकता है, क्योंकि ए भी स्वर ही है। तो बहुत क्लियर समझ आ रहा होगा कि अर्धस्वर ये दोनों क्यों हैं, ये और वे। और आगे बात करूं दोस्तों ले क्या है, तो ले और रे क्या है, तो ले की बात कर देता हूं। तो ले इसमें पार्श्व व्यंजन होता है, पार्श्व, पार्श्व, पार्श्विक व्यंजन सिर्फ एक है हमारी हिंदी में, वो यही है ले। तो पार्श्विक कैसे है? ये पार्श्व माने होता है पिछला हिस्सा, पार्श्व मतलब पीठ। तो अब आप समझ जाइएगा कि भाई ये जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। आप ले बोल के देखो ले, तो मतलब जीभ का पिछला हिस्सा ज्यादा काम करता है ले। ठीक है, पीछे से जीभ दांत में टच होती है तब ले बनता है, ऐसे आप समझ लीजिएगा। तो ले पार्श्विक यानी पिछला हिस्सा, तो पिछले हिस्से से ले बोलता है। और रे की बात करूं तो दोस्तों इस रे को मैं बोल सकता हूं ये है हमारा लुंठित वर्ण। लुंठित, लुंठित क्यों है अभी समझ में आएगा। लुंठित लोट मार मार के आता है, मतलब रे बुलाओगे ना जीभ ऐसे कंपन करती है। लुंठित का मतलब होता है कंपन या कंपित वर्ण। कंपित वर्ण भी पूछे तो भी यही बोलेंगे लुंठित वाले को। तो रे, रे में जीभ खूब लुंठित हो रही है, खूब ऐसे अलबेटा खा रही है, नहीं मान लो। ठीक है, कभी कभी देसी वर्ण आ जाते हैं हमारे मुंह से, तो वो लुंठित। तो लुंठित का मतलब है एक जगह कंपन करना, तो रे कर रही है ना जीभ कंपन, वही है। चलिए आगे बात कर ले दोस्तों, ये चारों समझ में आगे अंतस्थ हैं, और अंतस्थ के अंदर भी चारों की अलग अलग खास बात है। ये दोनों अर्धस्वर हैं, और ये हमारा रे जो है लुंठित है, और ले हमारा क्या है पार्श्विक। तो चारों क्लियर। और आगे बात करता हूं दोस्तों कि आगे ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन, ये पूछे हुए हैं सब कुछ। अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन दूंगा टेलीग्राम पे। 50 के 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और 50 में से एक भी गलत हो गया तो मैं समझूंगा आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की वीडियो से। ठीक है, तो दोस्तों ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन की बात करूं तो इनको ऊष्मीय क्यों बोला जाता है, संघर्षी क्यों बोला जाता है। ऊष्मीय का मतलब ये अंदर से गर्म हवा निकलना, ऊष्मा माने गर्म होता है, तो इनको बोलते समय अंदर से गर्म हवा आती है, और जब गर्म आ रही है तो कहीं ना कहीं किसी चीज से घिसकर आ रही होगी, और घिसकर का मतलब संघर्ष करके आ रही होगी। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि आप संघर्ष करके
अगर मेहनत करके लगेंगे तो बोलते हैं बड़ा संघर्ष करके लगा है। संघर्ष का मतलब बहुत घिस करके लगा है, आसानी से नहीं लगा। तो वही है घिस करके आना, इसलिए वो हवा शायद गर्म होती होगी। बात समझ में आ गई ना। अब हमें तो पता ही नहीं है क्या क्या घिस रहा है अंदर, और ये घिस के आती है इन पर, ऐसा माना गया है। तो से ये बात है से समझ में आ जाएगी। है बोलोगे एकदम दिखेगी, हाँ वास्तव में गर्म हवा आ रही है, खूब संघर्ष हो रहा है अंदर। तो ऊष्मीय और संघर्षीय व्यंजन इनको बोला जाता है। तीनों स है। स को लिखने का भी क्रम है, सबसे पहले यही स लिखा जाता है, फिर ये स लिखा जाता है, फिर ये स लिखा जाता है। दोस्तों ये सलजम वाला स है, ये सबसे पहले लिखा जाएगा। और इसको हम जो बोलते हैं कि ये जो स है ये कौन से में लगता है, यानी तालव्य से बोला जाता है। और अगर आगे बोलूं तो ये मूर्धन्य से बोला जाता है। और आगे इसको बोलूं तो ये आपका कहलाएगा दंतव्य से। तो तीनों से हो गए, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य। मतलब इन सबको अपना बोलने का तरीका ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन सा तालव्य कौन सा मूर्धन्य। दोस्तों इसका भी मैं आपको बताऊंगा क्या जुगाड़ है, कैसे आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बात करूं संयुक्त व्यंजन की। ऊष्मीय, देखिए स्पर्श समझ में आ गए, 25 के 25 स्पर्श हैं। उससे नीचे अगर 4 चलूं तो 25 और 4 29 आपके अंतस्थ हैं। और नीचे 4 चलूं तो वो आपके ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन है। और नीचे देखूं तो ये संयुक्त व्यंजन की बात करता हूं। और संयुक्त व्यंजन में दोस्तों हमारे 4 होंगे, और 4 ये संयुक्त है। संयुक्त क्यों है? संयुक्त का मतलब है ये कोई एक वर्ण नहीं, दो को मिला करके बनाए गए हैं जबरदस्ती। तो दोस्तों ये थे नहीं हिंदी के पास, जरूरत पड़ती रही और इन्हें बनाती रही हमारी हिंदी। चलिए तो अब मैं बोलता हूं, और स्पेशली बता दूं आपको ये सारे संस्कृत से ही बने हैं। और जहां भी ये वर्ण आ जाते हैं तो हम ये मानते हैं वो तत्सम वर्ण होता है, इनकी पहचान है, ये खास पहचान है। ये हिंदी में यूज नहीं होते, अर्थात तद्भव में नहीं होते, क्योंकि इनको बोलने में जोर पड़ता है, दो वर्ण एक साथ मिला के बोलते हैं। तो ये संस्कृत की ही देन है हमारी, तो इसलिए इनको जहां भी आए तत्सम तद्भव में बहुत यूज होते हैं ये। ठीक है, तो इनकी एक पहचान हो जाएगी। तत्सम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो 6, अब 6 दो चीजों से मिलकर के बनता है। किस किस से? तो ये बहुत बड़ी बात है, अगर आपने ये सीख ली, आधा के और पूरा से, के। ठीक है, तो याद रखना के और से, ये वाला से कौन सा से है? ये मूर्धन्य से, मूर्धन्य से मिलके बनता है। यानी षटकोण वाला से कहने की अब आदत छोड़ो, बड़े हो गए हो अब आप। ठीक है, त्रय की अगर मैं बात करूं, आधा तय। आधा तय का मतलब होता है हलंत लगा दो वो आधा ही तय बन जाता है। तय और रे, और ज्ञ ज्ञानी पढ़ते हैं इसको। ये ज्ञ ज्ञानी है या नहीं है, आज पता लगेगा कितना ज्ञान है इसके अंदर। तो दोस्तों जय ये दरअसल में जय और इसके साथ इया, इन दोनों से मिलके बनता है। और पहला वर्ण सभी में आधा आधा रहेगा, जय आधा और इया पूरा, जिया। तो ये जय है, जय, ये जय है, और यह भी नहीं है, इया है। यहाँ को ऐसे ही बोला जाता है। चलिए अब श्रेय में देखिए कौन सी से होगी। इसका तो आपने जान लिया क्या और से होता है, ये वाला से। और इस श्रेय में कौन सा से होता है दोस्तों? इस श्रेय को इसी से बना दो, देखो ये वाला से। ऐसा वाला से कौन सा बनता है? तो ऐसा वाला तो सिर्फ यही वाला बनता है, आका डंडा ये रहा, इससे इसे बनाया तो हमें पता लग गई कि ये वाला से। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत बच्चे बोलते हैं कि इसमें से कौन सा है, और आगे रहे। ठीक है, श्रमिक में जो से रे होता है उनमें ये से और ये वाला रे, इसको अब कभी मत भूलिएगा। अब इससे क्वेश्चन आए तो आप कर दोगे, ऐसा मैं मानता हूं। संयुक्त व्यंजनों से यही क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा किससे मिलकर बना है। आगे बढ़ सकते हैं क्या? क्यों नहीं बढ़ सकते हो जी, बढ़ो। चलो अब मैं आगत व्यंजनों की बात कर लूं थोड़ी सी, कि आगत व्यंजन क्या है। एक आगत स्वर भी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि ये जो होता है डॉक्टर में इसका यूज होता है बहुत ज्यादा। तो आगत स्वर ये है। आज हम आगत व्यंजनों की भी बात कर लें। ये आया था अंग्रेजी से आया था। और ये जो आगत व्यंजन आए हैं ये अरबी या फारसी, कोई सी भी भाषा कह लो, अरबी या फारसी भाषा से आए हैं। तो दोस्तों
इनमें सब में क्या है, अरबी फारसी से जो वर्ण आए हैं उन सब में नुक्ता लगता है, और ये कितने हैं आप देख लीजिएगा। लेकिन इसका यूज बहुत कम है, इसका भी बहुत कम है, इसका भी बहुत कम है, इसका भी बहुत कम है। तो SNR से शुरू होती है ये पूरी, ठीक है, और क ख ग ये भी शुरुआत की वर्ण है। तो ये चारों को अब छोड़ दीजिएगा, ज और फे रट लीजिए। हालांकि ये भी आगती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर इनमें ये इनका अब आजकल हिंदी में बहुत कम यूज आप देखोगे, इसलिए मैंने काट दिया। और इन दोनों का आज भी खूब भर भर के यूज करती है हमारी हिंदी। चलिए, बहुत लीनियंट भाषा है, किसी को भी अपना लेती है अगर आप उसको अच्छा लगता है, अपने में सुटेबल लगता है। हमारी भाषा ऐसी ही है। चलिए, तो दोस्तों ये सभी वर्ण और इन तीनों को मिलाकर ही हमारे हिंदी में 55 बन जाते हैं। 52 और 3 55। इनको अगर जोड़ दें तो फिर तो कोई गिनती ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे है नहीं, पर हमने बोल दिया आगत है ये। तो ये सभी वर्ण अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं। इन्हें नुक्ता वाले वर्ण भी कहते हैं। ज और फे का प्रयोग ही अधिकतर देखने को मिलता है। और इनको पढ़ते कैसे हैं, जैसे गजल, जय भारी करके बोला जाता है, गजल, फजल, फजल, तो थोड़ा सा फे भारी करके वहां बोलता है, फट करके बोलता है, ऐसे आप कह दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। अब व्यंजनों का वर्गीकरण कर लेते हैं, ये चीज लास्ट है और इसी को हमें पढ़ना है अच्छे से। बस यही टॉपिक और खत्म कर दें तो बस आपको लगेगा कि मजा आ गया जी, मजा। चलो, मजा भी आएगा। देखो, व्यंजनों का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से करेंगे। एक तो हमने वो बांटा है उच्चारण के आधार पर, स्पर्शी, अंतस्थ, और एक चौथा तीसरा कौन सा था, ऊष्मीय। स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्मीय, और संयुक्त तो वो है ही अलग। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण देखिए, व्यंजन स्पेशली अगर मैं आपसे बोलूं तो 25 तो हमारे स्पर्शी हैं, 4 हमारे अंतस्थ हैं और 4 हमारे कौन से हैं, ऊष्मीय हैं। तो कुल मिला के हम जब भी व्यंजनों की बात करेंगे तो 33 की ही बात करेंगे। ठीक है, तो 33 ही आपको बात करनी चाहिए। और जब भी आप स्वरों की बात करें तो 11 की ही बात करें। तो जो भी चीज इसमें बांटेंगे हम वो 44 वर्णों को ही बांट करके चलेंगे। बात क्लियर हो गई, 33 + 11, क्लियर। ठीक है, 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन। ना तो कोई अयोगवा इसमें बटेगा और ना कोई संयुक्त व्यंजन वगैरह इसमें बटेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं दोस्तों, व्यंजनों का वर्गीकरण, स्वर तंत्रियों का कंपन। एक बात और बता दूं साथ में कि दोस्तों कुछ उच्चारण स्थान होते हैं कि जैसे कि कैक का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है या तालु है या कंठ है। तो इस तरीके से कंठव्य, तालव्य, इस पर मैंने एक बहुत जबरदस्त वीडियो बना रखा है, बस 10-12 मिनट का है, वो आप देख लीजिएगा। बहुत पहले बनाया, बहुत ट्रिकी मेथड, बहुत फनी मेथड। तो वो कहाँ से देखोगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वर्णमाला के पहले वीडियो का भी और इस वीडियो का भी जो उच्चारण स्थान है, क्योंकि मैं अब उसी बात को रिपीट करूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको वो वहीं से पढ़ने देता हूं। 10 मिनट और ऐड कर दीजिएगा अपने इस वीडियो में प्लीज, तो आपका ये वर्णमाला चैप्टर पूरी तरह से घुट जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। चलिए, तो आगे बात करूं व्यंजनों का वर्गीकरण। दोस्तों 2 तरह के होते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण, एक तो घोषत्व के आधार पर और एक प्राणत्व के आधार पर। अब ये घोषत्व और प्राणत्व क्या है मैं समझाता हूं आपको कि 44 के 44 वर्णों को हम इसमें भी बांटेंगे और 44 के 44 को हम इसमें भी बांटेंगे। ठीक है, पूरे वर्णों को बांटने का ये तरीका है। तो अगर मैं बोलूं व्यंजनों का नहीं, मैं बोलूं यहाँ पर वर्णों का वर्गीकरण है, ये व्यंजनों का नहीं है, वर्णों का। ठीक है, वर्ण में स्वर का भी और व्यंजनों का भी, दोनों का वर्गीकरण है। तो घोषत्व के आधार पर, घोषत्व क्या होता है कि स्वर तंत्रियां होती है हमारी, मतलब जहां से हम स्वर निकाल रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं, तो तंत्रियों का कंपन करना और न करने के आधार पर होता है। जिसमें स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं वो घोष है, और जिसमें स्वर तंत्रियां बिल्कुल भी कंपन नहीं करती है वो अघोष है। घोष का मतलब क्या हो जाता है, स्वर तंत्रियों का कंपन। बस इतना समझ लीजिएगा। अब अघोष कौन से, सघोष कौन से, वो अभी जस्ट बता रहा हूं, तो इनको हम कहेंगे घोषत्व के आधार पर। ठीक है, स्वर तंत्रियां कंपन करती हुई दिखाऊंगा आज आपको प्रैक्टिकल। चलो आगे बात करूं प्राणत्व के आधार पर, मतलब ये क्या है प्राणत्व, प्राणवायु या हवा
के बाहर निकलने को, मतलब प्राण निकलने को, प्राण लगा के यानी दम लगा के बोलने को, उसको हम प्राणत्व बोलते हैं। तो प्राण वायु का एक में अल्प है, अल्प मतलब इसमें कम हवा बाहर आती है, कम जोर लगाना पड़ता है, कम प्राण निकलते हैं, और इनको बोलने में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा जोर पड़ता है। बीमार आदमी को ये वर्ण बोलने ही नहीं चाहिए, डॉक्टर बोलता है, पर फिर इनके बगैर पूरे भी नहीं होते। चलिए, तो इसलिए वो बोलता है कम ही बोलो, आप कुछ भी मत बोलो। चलो अन्य डॉक्टर को भी क्या पता अल्प प्राण कौन सा है। जी अल्प प्राण में बात कर लूंगा मैं, मरीज हूं तो क्या इनमें जो कम जोर पड़ेगा बोलने पे, ठीक है, ऐसे कह देगा। डॉक्टर को पता ही नहीं अल्प प्राण क्या होता है, तो भाई वो थोड़ी ना बेचारा हिंदी पढ़ के गया है, ठीक है। अब दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं कि अल्प प्राण क्या, महाप्राण क्या, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको रटवाने की कोशिश कर रहा हूं इनको, और वो कैसे रटवाऊंगा जरा देखिएगा। अब मेरा तरीका आप समझ लीजिएगा रटवाने का। आ जाते हैं, आपको मैं ये मानता हूं कि वो सारे वर्ण आपको याद हैं, और याद है तो याद नहीं है मुझे पता है, तो इसलिए मैं पहले निकाल ही लेता हूं उन्हीं वर्णों को, और अगर आपको यहीं से करवा दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लीजिए भाई, ये निकल गए सारे, स्वर भी आ गए और व्यंजन भी आ गए, छोटे छोटे कर लिए मैंने, ठीक है, दिख तो अब भी रहे होंगे। और अब मैं यहां पर खींच देता हूं एक लाइन, जिससे आपको पता लगे कि अल्प प्राण और महाप्राण। तो पहले मैं अल्प लिखूं, अल्प प्राण, सॉरी वो अघोष सघोष कर लेते हैं पहले, ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण बाद में, पहले अघोष और सघोष, अघोष और सघोष। अब सघोष कहो या घोष कहो, बात एक ही है, अघोष सघोष, ठीक है, अघोष सघोष। और ऐसे ही फिर मैं नीचे की लाइन में लिखूंगा अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। ये कौन कौन से वर्ण है अभी आपको क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हैं। देखिए दूसरा पेन ले लेते हैं, कौन सा अच्छा लग रहा, चलो ये ले, ठीक है। देखिए अघोष, अघोष का मतलब है कि आप ए इसमें आ रहा है पहला वर्ण, और ए इसमें भी आ रहा है, तो इन दोनों में याद रखना कि वन दोनों में लेना है, क्योंकि इसमें भी है। ए का मतलब क्या है, पहला ही वर्ण है हिंदी का, ठीक है, पहला ही तो है, स्वर व्यंजनों में सबसे पहले यही तो आता है ए, तो इसलिए एक नंबर दोनों को देते हैं हम। अब ये एक नंबर क्या है, एक नंबर में आ जाते हैं पांचों वर्ण, केबी, चेबी, टेबी और तेबी और पेबी। अगर कोई आपसे पूछे कचट तप किस में आता है, यहाँ अघोष में आता है और यहाँ अल्प प्राण में आता है, पूरा कचट तप, के चे टे ते पे, ठीक है। एक का मतलब ये हो जाता है यहाँ पर। और अगर बात करूं इसमें एक और दो, यानी पहले दोनों, पहली दोनों लाइन किस में आती है, अघोष में आती है। एक दो, अघोष, एक दो, ठीक है, एक तो रहेगा ही, एक दो। और अगर दूसरी की बात करूं तो दोस्तों 3, 4, 5 ये सघोष में चले जाते हैं या घोष में चले जाते हैं। एक दो किसमें, अघोष में, पहले दो अगले तीन, पहले दो अगले तीन सबको याद रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं सघोष में थे एक दो या अघोष में थे, और वो ट्रिक मैंने आपको बता दी, अघोष में होंगे क्योंकि ए पहला वर्ण है, तो एक दो इसमें होंगे, क्योंकि एक दो याद रहता है, लेकिन ये ध्यान पे से उतर जाता है कि सघोष में लिखें एक दो या अघोष में लिखें। अब आप नहीं भूलेंगे ये, ठीक है। और दोस्तों क्योंकि अघोष सघोष की बात चल रही है, स्वर तंत्रियां इसमें कंपन नहीं करती हैं, आप इनको बोलोगे के चे टे ते पे, ये बोलोगे कचट तप, के चे टे ते, कहीं भी आवाज घूम करके नहीं आ रही है। तो अगर आप और आगे बोलोगे गे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपन से आपको सुनाई देगा, जे, ठीक है, डे, दे, बे, तो कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा कि कुछ ना कुछ कंपित हो रही हैं चीजें। तो ऐसे हम प्रैक्टिकली करके भी सोच सकते हैं। तो सघोष में कंपन होता है स्वर तंत्रियों के अंदर, ढे, तो इस तरीके से इनमें कंपन आपको देखने को मिलेगा। तो ये किसमें है, सघोष के अंदर। अब कंपन और भी कहीं मिलता है, हाँ जी मिलता है। तो सारे जो स्वर हैं वो सब सघोष में ही आते हैं। इसमें और भी आता है ये, रे, ले और वे, यानी सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन इसमें ही आ जाएंगे। किसमें, सघोष की बात कर रहा हूं अभी, सघोष की, ठीक है। ये, रे, ले, वे, ये सब सघोष में आएंगे, सारे स्वर सघोष में आएंगे। और एक और आएगा
कि जो हमने उसमें व्यंजन लिखे श तीनों से को छोड़ करके है जो बच रहा है, तो है में देखो स्वर तंत्रियां कंपन करेंगी, है तो स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं है के अंदर भी। तो इसका मतलब कितने हो गए टोटल सघोष? 3, 5, 5, 10, 5, 15 और स्वर आप 11, कोई कहेगा 10, तो 11वां जो री होता है, रे ऋषि जो बनाते हैं हम लोग, वो वाला भी इसी में ही लिया जाता है अगर कहीं किसी को काउंट करना है तो। ठीक है, पिछले वीडियो में हालांकि मैंने 10 काउंट किए थे, पर मैं अगर 11वां भी काउंट करूं तो वो यहीं आएगा, क्योंकि ये वाला रे भी यहीं है तो वो वाला रे भी यहीं रहेगा। तो अगर बात करता हूं 15 और 11 26 और 4 30 और 1 31, सघोष की कुल संख्या अगर कोई आपसे पूछे तो आप 31 कह सकते हैं। और टोटल बच गया तो दोस्तों 3 चीजें और बच गई हैं, तीनों से ही तो बचे श। तो इनमें कहीं आपको लग रहा है कि कुछ भी हमारी जीभ कंपन कर रही है, आवाज कंपन कर रही है? कोई कंपन से बोलने में नहीं होता। तो आप कहेंगे कि टोटल अघोष की संख्या कितनी होती है? 13। ठीक है, संयुक्त व्यंजनों वगैरह को इसमें नहीं लिया जाता है। तो हमने याद कर लिया 31 ये इसमें और 13 ये इसमें। और अगर हमसे आगत स्वर पूछे तो आगत किधर बैठेगा? तो दोस्तों आगत भी इधर ही बैठेगा, क्योंकि सारे स्वर इस तरफ आ रहे हैं। और आगत व्यंजन यानी ज और फे को पूछेगा तो ज और फे जो यहाँ आ रहे होंगे, यानी ज और फे कहाँ आ रहे हैं? देखिए ज तीसरे नंबर में और फे कौन से में आता है? पे और फे इसमें दूसरे में, तो फे वाला इसमें आ जाएगा और जे वाला इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनको भी तोड़ सकते हैं, पर जरूरत नहीं है, हमें आगत वालों को नहीं देखना है। 31 सघोष और 13 अघोष याद रखिएगा, आगे मत भूलना अब इसको। और अगर अल्प प्राण की बात करूं दोस्तों, अल्प प्राण में एक तो आपने याद कर लिया, अब एक एक छोड़कर चल दो। 1 3 5 1 3 5, तो 1 3 5 अल्प प्राण में चलेगा। और महाप्राण के लिए आपने क्या छोड़ा? 2 और 4, 2 और 4 महाप्राण के लिए छोड़ दिया, यानी महाप्राण में ये और ये। बोलकर देख लो अगर आपको चेक करना ही है तो। जिसमें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़े बोलने में वो महाप्राण है, जैसे खे, छे, ये बहुत जोर लग के बोलेंगे खे। खरगोश, मतलब खे में जोर लगाना पड़ता है, घे में जोर लगाना है, गे में नहीं। घे तो नहीं बोल जाएगा, सॉफ्ट तरीके से घेट फाड़ना पड़ेगा घे में। ठीक है, झन्नाटा देना पड़ेगा झे में। ठीक है, तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि महाप्राण में आएगा ये, क्योंकि इनमें जोर पड़ता है, प्राण निकलते हैं बोलने में। महाप्राण जहां प्राण निकले, अल्प प्राण जहां प्राण बहुत कम निकले। बोलने में तो प्राण निकलते ही है, एनर्जी तो वेस्ट होती है। तो अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि इन ये रे लेवे को और से की और बात कर लें। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है और बहुत ही आसान सी बात है कि अल्प प्राण में ये रे लेवे, यानी बहुत ही आसानी से भूल जाते हैं ये रे लेवे, फटाफट बोल सकते हो। लेकिन से बोलने में जोर पड़ता है, श वो थोड़ी सी और तरीके से बोलते हैं, मुंह बना बना के उनमें। कभी सोच रहे हो कि यूं ही बोल जाओ वो, तो तीनों तरह की श, उनका क्रम श और से। ठीक है, और एक होता है, यहाँ चेंज नहीं होगा। पिछली में क्या हुआ था कि इसमें से है अलग और तीनों से एक तरफ चली गई थी, लेकिन यहाँ पर ये चारों एक साथ आते हैं। उसमें व्यंजन महाप्राण में, क्योंकि ये बेचारे घिस करके आ रहे हैं, संघर्ष करके आ रहे हैं, हमारे जोर लगाना पड़ रहा है हमें बोलने में, तभी तो संघर्ष है, इसलिए महाप्राण में। ठीक है, इसलिए महाप्राण में बहुत ही आसानी से याद हो गया। और बात करूं और क्या रह गया, अब हमारा बचता है सिर्फ और सिर्फ स्वर। तो स्वर किस तरफ रखेंगे? स्वर बहुत आराम से भूल जाते हैं, ए आई यू, बहुत आपने देखा ए आई यू कितनी आराम से भूल गए। और जो चीज आराम से भूलती है वो फिर अल्प प्राण में जाएगी। तो अल्प प्राण में जाते हैं सारे स्वर। अगर मैं गिनती करवाऊं कितने अल्प प्राण होते हैं, 44 अक्षरों को बांटना है, 33 स्वर, 33 व्यंजन, 11 स्वरों को। तो अगर मैं देखूं 5 5 10 5 15 और 15 और 4 19 और 19 और 11 30 और कोई 29 भी कह देगा अगर री को यहाँ काउंट नहीं करेंगे, रे को काउंट नहीं करेंगे तो 29 भी कह सकते हो, पर 30 है स्पष्ट रूप से अगर बोलूं तो। चलिए उसको लगा लूं तो। और महाप्राण की बात करूं तो बच रहे हैं, देखिए 44 कैसे होते हैं, 33 और 11, तो अब 30 यहाँ आ गए तो ये 14 ही आ रहे होंगे। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 कैसे है इसमें, 2 नंबर में 5 देख लो, खे छे ठे थे फे, इस तरीके से। और 4 नंबर में क्या, घे झे ढे घे, और ये थे और भे,
ये चारों इसमें, पांचों इसमें, ठीक है, और ये तो आप कहोगे इसमें 14 हो जाते हैं, टोटल 44 का हिसाब हमने यहाँ भी कर दिया। अल्प प्राण महाप्राण एक बार लिख करके देखना, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और अब ये वीडियो आपको बहुत मजेदार लगेंगे, जब भी देखोगे हो सकता है एक बार और देख लो अल्प प्राण महाप्राण से, आपको और अच्छे क्लियर होंगे, ठीक है। एक बार खुद लिख के प्रैक्टिस करो दोस्तों, हिंदी में थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करने से आपको पेपर तक याद रह जाता है। और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा अभी इसके, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं एग्जाम में और कैसे कैसे पूछे गए हैं अभी पिछले एग्जाम्स में, तो वो 50 के 50 क्वेश्चन आपका इंतजार करेंगे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का भी आपका हो तो लिंक इसी वीडियो में मिल जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और इसकी आपको बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि जी नोट्स हमें बनाने हैं कि नहीं, हमने तो पिछली वाले हिंदी के बना रखे हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं कि दोस्तों जो भी कुछ नया पढ़ा रहा हूं, यानी कुछ चीजें अपडेट कर रहा हूं, वो और पिछले नोट्स में ऐड कर लो, बाकी आपको नए सिरे से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा और हम डिस्क्राइब करके चल रहे हैं ना चीजों को, एक्सपीरियंस भी तो ऐड हो गया ना हमारा अब हिंदी के साथ। चलिए, पहले पहली बार पढ़ाई थी, अब तीसरी बार दूसरी बार पढ़ा रहे हैं, कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, 2-3 बार ऑफलाइन में भी पढ़ा दी उसके बाद तो, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों शेयर किया करो, तभी अगली वीडियो उतनी तेजी से आएगा जितनी तेजी से आपके शेयर्स जाएंगे, ठीक है।